नमस्कार दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर की 5 और 6 तारीख को भारत आने वाले हैं। लेकिन इसी दौरे से ठीक पहले रूस ने एक ऐसा ऑफर दिया है जिसने पूरे डिफेंस जगत का ध्यान खींच लिया है। पहले तक रूस का रुख यही था कि भारत अपने इंडिजेंस हथियार जैसे अस्त्र मिसाइल हो या रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल हो, उन्हें विमान पर लगाना चाहता है तो वे उसे कस्टमाइज करके दे देंगे। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है और रूस ने यह कहा है कि सिर्फ हथियार इंटीग्रेशन ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ भारत को दिया जा सकता है। रूस की तरफ से साफ कहा गया है कि स्टेल्थ कोटिंग से लेकर इंजन टेक्नोलॉजी तक जो भी क्लासिफाइड तकनीक है वह भी भारत को दी जा सकती है। ऐसे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को आमतौर पर कोई भी देश नहीं देता क्योंकि इसमें कई सालों की रिसर्च और अरबों डॉलर की लागत शामिल होती है। लेकिन रूस ने कहा है कि यदि भारत तैयार हो तो इस विमान को भारत में ही लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत बनाया जा सकता है और भविष्य के अपग्रेड्स भी दोनों देश मिलकर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रूस की पेशकश यह भी है कि यह तकनीक भारत एमका प्रोग्राम में भी स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, यह ऑफर अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि पश्चिमी देश ऐसी तकनीकें कभी नहीं देते। ऐसे में यह भारत के लिए एक मौका बनता दिखाई देता है कि वह अपनी 5th जनरेशन और फ्यूचर वाली 6th जनरेशन क्षमताओं को तेजी से आगे ले जा सके। इसी बीच यह खबर भी सामने आई है कि रूस ने सुखोई 57 को एक मिस्ट्री फॉरेन क्लाइंट को अनरिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ एक्सपोर्ट के लिए क्लियर कर दिया है। इससे यह अंदाजा लग रहा है कि रूस अब अपनी इस टेक्नोलॉजी को लेकर कहीं अधिक आत्मविश्वासी हो चुका है। दुबई एयर शो में भी सुखोई 57 को बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाया गया है, जहां इसका पूरा लोडेड वेपन्स बे पहली बार स्पष्ट रूप से दिखाया गया। कई नए बदलावों के साथ इसे एक परिपक्व मल्टी रोल फाइटर जेट के रूप में पेश किया गया है। यही वजह है कि भारत में अब फिर से यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर भारत इस ऑफर पर आगे क्या कदम उठाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत की एयरोस्पेस कैपेसिटी कई गुना बढ़ सकती है। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसे इस वीडियो में समझते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, अब जरा यह समझना जरूरी है कि भारत इस विमान को लेकर पहले इतना उत्साहित क्यों नहीं था और किन वजहों से भारत सुखोई 57 से दूरी बनाए हुए था। दरअसल जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो कई एक्सपर्ट इसे 5th जनरेशन जेट की श्रेणी में तो रखते थे, लेकिन इसकी स्टेल्थ क्षमता F-22 या F-35 जैसी नहीं मानी जाती थी। इसकी RCS जरूर कम थी, लेकिन इतनी कम नहीं कि यह दुश्मन के रडार से लगभग गायब हो जाए, और यही एक प्रमुख वजह थी जिससे भारत इसे एक परफेक्ट स्टेल्थ जेट के रूप में नहीं देख पा रहा था। इसके अलावा FGFA प्रोजेक्ट के दौरान भारत ने करीब $290 मिलियन लगाए थे, लेकिन रशिया भारत को एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वर्क शेयर नहीं दे रहा था। इंजन की विश्वसनीयता पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे, जिससे भारत को लग रहा था कि कितने बड़े प्रोजेक्ट में यदि इंजन ही कमजोर रहा तो आगे चलकर मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। साथ ही भारत की एक बड़ी प्राथमिकता हमेशा स्वदेशी क्षमता रही है और एमका प्रोजेक्ट को फंडिंग और संसाधन देने के लिए भारत सुखोई 57 पर बहुत भारी निवेश करना नहीं चाहता था। यही नहीं, लॉजिस्टिक्स का जोखिम भी कम नहीं था, क्योंकि रूस के साथ कोई भी डील करने में यह डर हमेशा रहता है कि अमेरिका किसी समय काटसा जैसी पाबंदियां लगा दें और सप्लाई चेन बाधित हो जाए। यूक्रेन युद्ध के बाद यह चिंता और भी बढ़ गई थी, क्योंकि रूस स्वयं स्पेयर पार्ट्स की कमी से जूझ रहा है। इनमें से कई स्पेयर्स चीन के माध्यम से आते हैं, और यदि भविष्य में भारत चीन के साथ किसी टकराव में आता है तो यह निर्भरता भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। इसी वजह से भारत यह सोचने पर मजबूर था कि क्या यह दीर्घकालिक समाधान होगा या नहीं। लेकिन इन सबके बीच रूस ने सुखोई 57 में कई बड़े बदलाव किए हैं। जिस सबसे बड़ी समस्या की बात भारत कर रहा था वह इंजन से जुड़ी थी, और रूस ने सेकंड स्टेज L-50 एकफेक इंजन तैयार कर लिया है। इस इंजन के साथ विमान की स्पीड मैक 2 से भी ऊपर जाएगी और इंफ्रारेड सिग्नेचर काफी कम हो जाएगा। पहले कहा जाता था कि सुखोई 57 के नोजल का डिजाइन ऐसा है कि हीट सिग्नेचर बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन अब नया फ्लैट नोजल डिजाइन उसी तरह का है जैसा F-22 में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे IR सिग्नेचर काफी कम हो गया है। इसके साथ इसमें नए रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर बढ़ाया गया है। रियर RCS जो पहले एक बड़ी चिंता थी,
उसे भी नए नोजल और नए कोटिंग के साथ काफी हद तक सॉल्व कर दिया गया है। विमान के अंदरूनी वेपन्स वे में अब ज्यादा विकल्प उपलब्ध हैं और एंटी रेडिएशन मिसाइल से लेकर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल तक कई हथियार इसमें फिट किए जा सकते हैं। नई पीढ़ी का एएस रडार लगाया गया है और कॉकपिट में एआई आधारित असिस्टेंस सिस्टम भी दिया गया है, जिससे पायलट की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इन सुधारों के बाद सुखोई 57 अब एक मैच्योर मल्टी रोल प्लेटफॉर्म के रूप में उभर रहा है और इसी वजह से भारत के सामने अब तस्वीर पहले जैसी नहीं रही है। रूसी ऑफर में सिर्फ विमान नहीं, बल्कि इंजन कोड, फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर, स्टेल्थ कोटिंग और रडार टेक्नोलॉजी तक सब कुछ शामिल है, जो किसी भी देश के लिए सामरिक रूप से अमूल्य होता है। यही वजह है कि भारत में अब यह बहस काफी तेज हो गई है कि इस ऑफर का असर एमका पर क्या होगा और क्या दोनों का इस्तेमाल मिलकर भारत की 5वीं और 6ठी जनरेशन क्षमता को अगले स्तर पर ले जाएगा। दोस्तों, अब जरा यह समझने का प्रयास करते हैं कि इतने बड़े ऑफर के बाद भी भारत के सामने कौन से चैलेंज खड़े रहते हैं। सबसे पहली समस्या है डिले और कॉस्ट ओवर रन की। यह नया मुद्दा नहीं है। आईएएस विक्रमादित्य का उदाहरण सभी के सामने है, जिसे रूस ने 2008 में देने का वादा किया था, लेकिन वह भारत को 5 साल बाद मिला। कीमत भी करीब 9,900 मिलियन से बढ़कर 3.5 बिलियन के आसपास पहुंच गई। यह बताता है कि यदि प्लानिंग और असेसमेंट में किसी भी तरफ से चूक हो जाए तो प्रोजेक्ट कैसे मुश्किल में आ सकता है। 400 सिस्टम की डिलीवरी में भी यही देखने को मिला। यूक्रेन युद्ध ने रूस की अपनी प्राथमिकताएं बदल दी और कई सप्लाई चेन अटक गई। ऐसे में भारत सोचता है कि यदि भविष्य में कोई वैश्विक संकट आ जाए तो क्या रूस समय पर सप्लाई कर पाएगा या नहीं। रूस की स्पेयर पार्ट्स की समस्या लगातार बढ़ रही है और कई मामलों में उसे चीन से स्पेयर्स लेने पड़ते हैं। यदि भविष्य में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया तो वही स्पेयर्स वन जो रूस तक चीन से पहुंचते हैं वे भारत तक कैसे पहुंच पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। एक और चुनौती रूस चीन समीकरण की है। आज की भू राजनीति में साफ दिख रहा है कि रूस कई मामलों में चीन की तरफ झुक रहा है। यह झुकाव भारत के लिए जोखिम पैदा कर सकता है, क्योंकि यदि किसी परिस्थिति में भारत और चीन का टकराव होता है तो रूस की स्थिति उतनी स्पष्ट नहीं रहेगी जितनी भारत को चाहिए। डिफेंस पार्टनरशिप में भरोसा सबसे बड़ा एलिमेंट होता है और यही भरोसा भविष्य की योजनाओं को प्रभावित करता है। इसलिए भारत को हर पहलू को ध्यान में रखकर ही अंतिम फैसला लेना होगा, क्योंकि यह गलती कई साल पीछे धकेल सकती है। इसके बावजूद यह बात भी सच है कि रूस भारत को वो चीजें ऑफर कर रहा है जो पश्चिम कभी नहीं देगा। रूस ना तो सैन्य उपयोग पर शर्तें लगाता है और ना ही राजनीतिक प्रवचन देता है। भारत के पास पहले से कई रूसी प्लेटफॉर्म हैं और युद्ध जैसी परिस्थितियों में रूस ने सप्लाई चेन रोके बिना भारत को सपोर्ट किया है। ऐसे में यह ऑफर भारत के लिए केवल एक सौदा नहीं, बल्कि अपनी एविएशन और डिफेंस इंडस्ट्री को कई दशक आगे ले जाने का अवसर भी बन सकता है। तो दोस्तों, अब निर्णय भारत के सामने है। क्या भारत सुखोई 57 के इस नए संस्करण को अपनाकर अपनी वायुसेना को तुरंत मजबूत करना चाहेगा, या फिर एमका को ही फोकस में रखेगा और सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का लाभ उठाएगा? आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। बाकी आप क्या सोचते हैं? भारत को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें। साथ ही इसी तरह और भी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबाना बिल्कुल ना भूलें।